नमस्कार। नमस्कार। आज हम भारत के हजारों साल के इतिहास की एक कह सकते हैं एक झलक देखने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास द हिस्टोरिकल एराज ऑफ इंडिया नाम की किताब के कुछ अंश हैं और इरादा यही है कि इन स्रोतों में गोता लगाकर भारत की जो कहानी है उसके अहम मोड़ समझे। बिल्कुल, एक बहुत लंबी और परतदार कहानी है ये। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, मतलब प्राचीन भारत। जी। सबसे पहले जिक्र आता है सिंधु घाटी सभ्यता का। समय है इसका लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। हाँ, और ये सिर्फ पुरानी नहीं है। मतलब जब हम सिंधु घाटी की बात करते हैं ना, हाँ। तो सिर्फ हड़प्पा मोहनजोदड़ो नाम ही नहीं है। सोचिए उस जमाने में ग्रिड पैटर्न पर बसे शहर। अच्छा। पक्की ईंटों के बने मकान थे। हाँ। घरों में स्नानागार भी थे और एक बहुत ही उन्नत जल निकासी प्रणाली। कमाल की शहरी योजना थी। कमाल के? उस वक्त में? स्रोत क्या कहते हैं? ये सब कैसे हुआ? मतलब ये कोई संयोग तो नहीं लगता? नहीं, संयोग बिल्कुल नहीं। स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं कि एक सुविकसित सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था का सबूत है। ये सब प्लानिंग से हुआ था। ये वाकई हैरान करने वाला है, लेकिन फिर इतनी महान सभ्यता खत्म कैसे हो गई? पतन कैसे हुआ? क्या स्रोत कुछ बताते हैं इस बारे में? स्रोत असल में कई वजह बताते हैं, कोई एक पक्की वजह नहीं मिलती। अच्छा। जैसे हो सकता है जलवायु परिवर्तन हुआ हो, नदियां सूख गई हो या रास्ता बदल लिया हो, शायद कोई बाहरी आक्रमण हुए हो, या फिर अंदरूनी तौर पर ही समाज में कोई बिखराव आ गया हो। मतलब ये अभी भी इतिहासकारों के बीच बहस का मुद्दा है। पर जरूरी बात यह है कि इस सभ्यता ने आने वाले समय के लिए एक सांस्कृतिक जमीन तो तैयार कर ही दी थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी के बाद इसी प्राचीन काल में स्रोत बताते हैं वैदिक युग का आरंभ होता है। हाँ, वैदिक काल। जब वेदों की रचना हुई। ये सिंधु घाटी से कितना अलग था? काफी अलग था। देखिए, जहां सिंधु घाटी सभ्यता ज्यादातर शहरी और व्यापार पर आधारित लगती है, वहीं शुरुआती वैदिक समाज ज्यादा ग्रामीण था, कबीलों में बटा हुआ था। अच्छा। और वेदों से हमें उस समय के लोगों की सामाजिक संरचना, उनके देवी देवता, उनके यज्ञ, उनके विचार, इन सब की झलक मिलती है। और भाषा, संस्कृत। हाँ, संस्कृत भाषा इसी दौर में विकसित हुई और इसी ने आगे चलकर भारत के दर्शन, साहित्य और धर्म की नींव रखी। कह सकते हैं कि भारत की आध्यात्मिक यात्रा का ये एक तरह से शुरुआती बिंदु था। तो एक तरफ शहरी प्लानिंग, दूसरी तरफ गहरा आध्यात्मिक चिंतन। दिलचस्प है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? देखिए, वैदिक काल के बाद ना धीरे धीरे राजनीतिक माहौल बदलने लगा। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जो छोटे छोटे कबीलाई राज्य थे वो संगठित होने लगे, बड़े राज्यों में बदलने लगे। इसी को महाजनपदों का काल कहते हैं। महाजनपद यानी महान राज्य। जी। स्रोत बताते हैं कि उत्तर भारत में ऐसे करीब 16 प्रमुख महाजनपद थे। मगध, कोसल, वत्स, अवंती, ऐसे कई नाम हैं और इनमें आपस में काफी होड़ भी रहती थी, संघर्ष भी होता था। और इसी होड़ में फिर मगध सबसे आगे निकल गया, जिसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। हाँ बिल्कुल, मगध की लोकेशन बहुत अच्छी थी, जमीन उपजाऊ थी, लोहे के भंडार थे पास में, तो उसे एक बढ़त मिली। अच्छा। बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे राजाओं ने इसका विस्तार किया और फिर 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नंद वंश को हटाकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। भारत का पहला इतना बड़ा सेंट्रलाइज्ड साम्राज्य। जी बिल्कुल। और मौर्य साम्राज्य का शिखर वो तो सम्राट अशोक के समय में आया। हाँ, अशोक का नाम हमेशा आता है, खासकर कलिंग युद्ध के बाद जो उनमें बदलाव आया। हाँ। अशोक का जिक्र तो बहुत जरूरी है। कलिंग युद्ध में जो हिंसा हुई उसने अशोक को अंदर तक हिला दिया था। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने युद्ध से जीतने की नीति छोड़ दी और धम्म विजय यानी धर्म के रास्ते पर चलकर जीतने की नीति अपनाई। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था ना? हाँ, बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन उनका जो धम्म था ना, वो सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं था, वो असल में नैतिक सिद्धांत थे। नैतिक सिद्धांत जैसे सहिष्णुता, अहिंसा, बड़ों का आदर करना, जो दास हैं या सेवक हैं उनके प्रति दया रखना, ये सब बातें। तो उन्होंने ये संदेश फैलाया कैसे? ये सिर्फ उनका अपना मानना तो नहीं रहा होगा? नहीं, ये एक तरह का स्टेट स्पॉन्सर्ड अभियान बन गया। अशोक ने अपने संदेश पत्थर के खंभों पर, चट्टानों पर खुदवाए, जिन्हें हम शिलालेख कहते हैं। हाँ, अशोक के शिलालेख। जी, वो पूरे साम्राज्य में लगवाए गए ताकि आम लोग भी उन्हें पढ़ें, समझें।
फिर धम्म महामात्र नाम के अधिकारी भी नियुक्त किए जो धम्म का प्रचार करते थे। और विदेशों में भी? हाँ, उन्होंने अपने दूत श्रीलंका भेजे, मध्य एशिया भेजे, शायद मिस्र और ग्रीस तक भी भेजे थे। ये दिखाता है कि कैसे एक शासक का व्यक्तिगत विश्वास, उसकी नैतिकता राज्य की नीति बन सकती है और उसका असर दूर दूर तक हो सकता है। सदियों तक रहा इसका असर। मौर्य साम्राज्य के बाद क्या फिर से छोटे छोटे राज्य बन गए, विखंडन हुआ? हाँ, मौर्य साम्राज्य जब कमजोर पड़ा तो उसके बाद कुषाण, ऐसे कई राजवंशों ने अलग अलग हिस्सों पर राज किया। फिर एक बड़ा दौर आया गुप्त साम्राज्य का, लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में। गुप्त साम्राज्य, इसने फिर से उत्तर भारत को जोड़ा? हाँ, उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से को फिर से एक किया और इसी गुप्त काल को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग, यह शब्द बड़ा आकर्षक है। स्रोत क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं इसे स्वर्ण युग? क्या खास था इसमें? स्रोत बताते हैं कि इस समय साहित्य, कला, विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, इन सब में गजब की तरक्की हुई। अच्छा। कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहते हैं, वो इसी युग के थे। उनकी रचनाएं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम आज भी पढ़ी जाती हैं। हाँ, कालिदास। फिर गणित और खगोल विज्ञान में आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे बड़े विद्वान हुए। आर्यभट्ट ने ही शून्य की अवधारणा दी, दशमलव प्रणाली विकसित की। सोचिए, इसने गणित को कैसे बदल दिया होगा। पूरी दुनिया में शून्य तो भारत की देन है ना? जी, और उन्होंने ये भी बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। उस जमाने में ये कितनी बड़ी क्रांतिकारी बातें थीं। बिल्कुल। साथ ही मूर्ति कला, चित्रकला, मंदिर बनाने की कला, इन सब का भी खूब विकास हुआ। ये सब हुआ कैसे, मतलब इतना बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास? क्या राजनीतिक स्थिरता वजह थी? हाँ, निश्चित रूप से राजनीतिक स्थिरता थी और एक हद तक आर्थिक समृद्धि भी थी। गुप्त राजाओं ने कला और विज्ञान को संरक्षण दिया। व्यापार अच्छा चल रहा था। रोमन साम्राज्य के साथ भी शहर विकसित हुए, तो एक ऐसा माहौल बना जिसमें ज्ञान, विज्ञान और कला को बढ़ावा मिला। इसमें सिर्फ राजाओं का ही नहीं, समाज के अमीर वर्गों का भी योगदान था। अच्छा, गुप्त साम्राज्य के बाद फिर क्या स्थिति बनी?